FMD प्लानेट पेश करता है मेकिंग ऑफ सबाह अल अहमद सी सिटी कुवैत। जब किसी देश को अपनी समुद्री तट रेखा को बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो वो आमतौर पर आर्टिफिशियल आयरलैंड बनाता है। ऐसा हमने दुबई में होते हुए देखा है, जब तटरेखा को बढ़ाने के लिए उन्होंने पाम जुमेरा और पाम जबल अली बनाए थे। ये आयरलैंड समुद्र के अंदर समुद्र की ऊंची लहरों से बचने के लिए ब्रेक वाटर तैयार करके बनाए गए थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सिटी के बारे में बताएंगे जहां पर तटरेखा को बढ़ाने के लिए समुद्र में आयरलैंड नहीं बल्कि समुद्र को ही रेगिस्तान में लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुवैत के सबाह अल अहमद सी सिटी की। इस परियोजना का विचार 1986 के अंत में श्री खालिद यूसुफ अल मरज़ूक को आया था, जो कुवैत रियल एस्टेट और आवास बाजार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना चाहते थे। कुवैत के गर्म रेगिस्तान के बीच करीब 2.5 लाख लोगों के लिए खूबसूरत समुद्र के किनारे लग्जरी आवास बनाना एक ऐसा मिशन था जिसे पूरा करना असंभव लगता था। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस सिटी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस सिटी को बनाने में इंजीनियर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और क्या ये सिटी अब तैयार है। सब कुछ जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। कुवैत मिडिल ईस्ट का एक छोटा लेकिन अमीर देश है। इस देश की इकोनॉमी तेल पर निर्भर है और काफी मजबूत है। 1980 के दशक के अंत में कुवैत में आलीशान आवासों को बनाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन इस छोटे देश के पास इन्हें बनाने के लिए इसके तटों पर जगह कम थी। कुवैत के तट उत्तर से दक्षिण तक केवल 168 किलोमीटर लंबे हैं और 1989 तक जब एक नए शहर की योजना बनाई गई तब तक इसके अधिकांश तटीय क्षेत्र पर निर्माण हो चुका था। दोस्तों, क्योंकि कुवैत की लगभग सारी ज़मीन बंजर और रेगिस्तान है और रेगिस्तान में रहना काफ़ी मुश्किल भरा होता है, इसी कारण हर कोई समुद्र के आसपास या समुद्र के किनारे अपना घर बनाना चाहता है। इसी डिमांड के मद्देनज़र कुवैत के रियल एस्टेट के बिजनेसमैन श्री खालिद यूसुफ अल मरज़ूक ने कुवैत में एक लग्जरी सिटी बनाने का सपना देखना शुरू किया। वो एक ऐसा आलीशान सिटी बनाना चाहते थे जिसका हर विला प्राइवेट बीच पर बना हो, लेकिन सी बीच पर जगह कम होने के कारण उनके दिमाग में एक स्पेशल सी सिटी बनाने का विचार आया। कुवैत में सऊदी बॉर्डर के पास अल खैरान में फारस की खाड़ी पर एक साथ 2 प्राकृतिक टाइडल क्रीक्स बने हुए थे, जिसका पानी टाइड्स के आने पर बढ़ता और घटता रहता था। यहाँ पर एक रिजॉर्ट भी बना हुआ था, जिसके कारण ये जगह लोगों के बीच काफ़ी मशहूर थी। इस जगह को देखकर खालिद मरज़ूक को विचार आया कि क्यों न इन क्रीक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक लग्जरी सिटी बनाई जाए, साथ ही इन क्रीक्स को भी एक नई शेप दी जाए। लेकिन जो सपना खालिद मरज़ूक ने देखा था वो पूरा करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो उन्होंने नहीं सोचा था। 1989 में एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इस सी सिटी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तैयार कराया गया। यहाँ पर नेचुरली 2 टाइडल क्रीक्स थी, लेकिन फिर 2 क्रीक्स और बनाने का फैसला किया गया। फिर मास्टर प्लान के अनुसार एक जटिल नहर प्रणाली तैयार की गई। अभी इस पर काम शुरू हुआ ही था कि एक भयानक परेशानी कुवैत के सामने उत्पन्न हो गई। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और 2 दिन में ही इराकी सेना ने पूरे कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे सीसीटी प्रोजेक्ट का काम खटाई में पड़ गया। लोगों के तमाम बिजनेस बंद हो गए और कुवैत के सिटीजन्स को उनके घरों में कैद कर दिया गया। बाद में अमेरिकी मित्र राष्ट्रों ने कुवैत की मदद की और लगभग 1 साल तक मुकाबला करने के बाद इराकी सोल्जर्स को कुवैत से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जाते जाते इराकी सोल्जर्स ने कुवैत के लगभग 700 तेल के कुओं में आग लगा दी। साथ ही कुओं के आसपास बारूदी सुरंगें भी बिछा दी, जिससे कोई भी आग बुझाने के लिए तेल के कुओं तक न पहुंच सके। और ये आग लगभग 10 महीने तक इसी तरह जलती रही, जिससे कुवैत को रोज़ाना लगभग 60 लाख बैरल तेल का नुकसान हुआ था। फिर 10 महीने के बाद लगभग $1.5 अरब खर्च करके कुवैत ने इस आग पर काबू पाया। इस ट्रेजेडी ने कुवैत को काफ़ी पीछे धकेल दिया था। जब कई सालों बाद कुवैत इस नुकसान से उभरा, तब तक दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी और तब तक कुवैत सी सिटी प्रोजेक्ट अपना चार्म खो चुका था। उस समय गल्फ के ही दूसरे देशों में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद कुवैत ने सी सिटी का काम 2004 में फिर से शुरू कर दिया। कुवैत सी सिटी के इस प्रोजेक्ट को 5 फेज़ में बांट दिया गया। पहले और दूसरे फेज़ में खुदाई का काम किया गया, जिसमें 40 बुलडोजर्स को काम पर लगा दिया गया। इस काम में लगभग 50 डंपर्स भी लगाए गए। इसके लिए कम से कम 6 क्रेन्स को भी मंगाया गया था। महीनों तक इस काम पर वर्कर्स काम करते रहे
क्योंकि ये काम रेत पर किया गया था, इसलिए रेत को मजबूत बनाने के लिए इसे कंप्रेस करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए क्रेन की मदद से लगभग 15,000 किलो का वजन ज़मीन पर गिरा कर ज़मीन को कंप्रेस किया गया। इस तरह सी सिटी की वाटर प्रणाली को तैयार कर दिया गया। लेकिन यह प्लान जितना सरल लग रहा था, वास्तव में उतना था नहीं। कई कठिनाइयाँ तुरंत ही स्पष्ट हो गईं। उनमें सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि क्योंकि पानी इस प्रणाली में सही से घूम नहीं पा रहा था, इसलिए नहरों में पानी के लगातार न बदलते रहने के कारण इसके सड़ने की संभावना थी, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अच्छी कंडीशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। इस परेशानी से निपटने के लिए प्रणाली में टाइडल गेट बनाने का फैसला किया गया। टाइडल गेट एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो समुद्र में हाई टाइड आने पर समुद्र से आने वाले पानी के प्रेशर के कारण खुल जाता है, लेकिन जब टाइड कम होती है और पानी विपरीत दिशा की ओर बढ़ता है तो ये गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। इस तरह ये सिस्टम पूरी तरह से सेल्फ रेगुलेट होता रहेगा। कंप्यूटर सिमुलेशन पर जब ये टेस्ट किया गया तो पाया गया कि इस टेक्निक से ताज़े पानी की फ्लैशिंग में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। दोस्तों, 2004 में जब ये योजना आकार ले रही थी, उसी समय पर पर्शियन गल्फ में ही एक दूसरी परियोजना भी दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, और वो शानदार परियोजना थी पाम जुमेरा सिटी प्रोजेक्ट दुबई, जो कुवैत की ही तरह तटरेखा की समस्या को सुलझाने के लिए चलाई जा रही थी। लेकिन इसका दृष्टिकोण कुवैत से भिन्न था। जहां कुवैत के बंजर रेगिस्तान में इसके लिए नहरें खोदी गई थी, वहीं दुबई में एक कृत्रिम द्वीप बनाने के लिए समुद्र तल से रेत निकाली गई थी। दोनों परियोजनाओं के बीच जो प्रमुख अंतर था वो पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर था। जहां कुवैत में पहले से मौजूद प्राकृतिक क्रीक्स को डिजाइन करके तैयार किया गया था, वहीं दूसरी तरफ दुबई में समुद्र के अंदर पाम ट्री या विश्व मानचित्र का आकार देकर आयरलैंड बनाए जा रहे थे। हालांकि इस मानव निर्मित आयरलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए ब्रेक वाटर भी बनाए जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुबई के बजाय कुवैत के सी सिटी में प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवहार करने पर प्रमुख फोकस था। कुवैत के सी सिटी में लगभग 250 किलोमीटर के नए सी बीचेस बनने वाले थे, और जाहिर है इतने लंबे बीच के लिए सी सैंड की भी ज़रूरत थी। लेकिन इतनी ज़्यादा सैंड कहाँ से लाई जाए, ये सोचने का विषय था। इस परेशानी का हल एक्सपर्ट्स ने इस तरह निकाला कि कुवैत में जो डेजर्ट सैंड पाई जाती है, उस सैंड में ही कुछ पार्टिकल्स मोटी सैंड के भी होते हैं। क्योंकि सी सैंड भी मोटी होती है, इसलिए इस डेजर्ट सैंड को ही फिल्टर करके फिर 4 बार पानी से धोकर सी सैंड में बदल दिया गया। इस प्रोसेस में रोजाना लगभग 4000 टन रेत को फिल्टर किया जाता था, और ये प्रोसेस कई महीनों तक चलता रहा। बीच की इस सैंड को बचाने के लिए पत्थरों की वाल का भी इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर सऊदी अरब की पत्थर की खानों से ढोकर लाए गए थे। इसकी वजह यह है कि कुवैत में एक भी पत्थर की खान नहीं है। इस तरह 6 साल के बाद सी सिटी के 3 फेज कंप्लीट हो चुके थे। इस खुशी के मौके पर कुवैत में एक शानदार पार्टी के साथ इसे उस समय के अमीर शेख सबाह अल अहमद के द्वारा लॉन्च किया गया, और उसी समय पर इस प्रोजेक्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। तभी से लोग इसे सबाह अल अहमद सी सिटी के नाम से जानते हैं। अभी तक इस प्रोजेक्ट के 4 फेज पूरे हो चुके हैं, और 5वें फेज की कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुवैत ने 1990 से लेकर अब तक कई मुश्किलों को झेला है। उम्मीद है कि इस सिटी में 2,50,000 लोगों को शानदार आवास मिलेगा। यहाँ पर आपको नहरों के किनारे ज्यादातर आवासीय विला, उच्च आय वाले अपार्टमेंट, कुछ होटल, रिजॉर्ट्स और कई मरीना मिलते हैं, जबकि कई भूखंड अभी भी खाली हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कृपया वीडियो के बारे में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।